अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़लस्तीन की सरज़मीन एक बार फिर लहू लहू है, जहां इजराइल ने बाकायदा ऐलानी जंग कर दिया है। सियोनी फ़ौज की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पनाह गज़ीन कैंपों पर इस वक्त शदीद बमबारी और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। हमास ने भी इसराइल के बेशतर शहरों में फ़ौजी ठिकानों पर हज़ारों मिसाइल दागे हैं। 3 दिनों के दौरान अब तक 560 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ज़ायद इजरायली हलाक हो चुके हैं, जिनमें इजरायली फ़ौज के अहम अफसरान भी शामिल हैं। हमास ने सैकड़ों इजरायलियों को हिरासत में लेने का दावा भी किया है। इजरायली बमबारी से गजा में कई इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इस वक्त 20 से ज़ायद महाजों पर शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सियोनी फ़ौज ने इस वक्त लबनान को भी निशाने पर रखा हुआ है, वहाँ से भी काफ़ी नुकसानात की इत्तलात आ रही हैं। शदीद जंग के बायस 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ज़ाहिर है इनमें इस तादाद में इजाफा भी हो रहा है जो जो वक्त गुजरता जा रहा है। ख्वातीन और बच्चे महफूज मकाम पर पनाह लिए हुए हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने फ़लस्तीन की इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी है, जबकि बेशतर ममालिक ने मामलात को बातचीत से हल करने के लिए फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। इस पर आज हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, जो भी सिचुएशन इस वक्त है इस सारे मामले को लेकर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जंग शुरू होने के बाद इसराइल की जानिब से गजा के इलाकों पर शदीद बमबारी और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिससे दर्जनों इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। फरीकैन के माबैन घुमसान की जंग में अब तक 1550 से ज्यादा अफराद लुकमया जल बन गए हैं, जिनमें से 1000 इसराइली और 560 से ज्यादा फलस्तीनी शामिल हैं। इसराइल और फलस्तीन की जंग में लुबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने भी एंट्री देते हुए 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला किया। जवाब में इसराइली फौज की जानिब से लुबनान के सरहदी इलाके पर रॉकेट हमले किए गए। इसराइली हुकूमत ने 42 साला कमांडर निहाल की हिलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि हमास के हमलों में कई अहम इसराइली फौजी अफसरान की हलाकत का भी दावा किया जा रहा है। हमास की जानिब से इसराइली मजालिम के खिलाफ हफ्ते के रोज ऑपरेशन अल-अक्सा शुरू किया गया था और महज 20 मिनट के दौरानिये में 5000 जबकि चंद घंटों में 7000 से ज्यादा रॉकेट इसराइल की जानिब फायर की गई थी। हमास के इसराइली इलाकों पर हमलों में 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों इसराइलियों को कैदी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। हलाक होने वालों में अमेरिका समेत कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। इतलात के मुताबिक इसराइल में मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि लुबनान की सरहद पर मजीद फौजी तैनात कर दी गई हैं और कहा है कि इसराइल हमास के हमलों का शिद्दत से जवाब देगा। इसराइल की जानिब से बाकायदा जंग का ऐलान करने के बाद गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई है। शदीद बमबारी और फायरिंग के बाद 1,23,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक 73,000 से ज्यादा अफराद ने स्कूलों में पनाह ले रखी है, जिनमें से कुछ अफराद को हंगामी शेल्टर्स दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल से इजहार यकजहती के लिए फिजाई और बहरी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जानिब से फलस्तीनियों की इमदाद मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है और $20 बिलियन की इमदाद रोक दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा एयरपोर्ट के हुकाम ने खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मिस्र की कौमी एयरलाइन ने इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। मिस्री हुकाम का कहना था कि काहिरा और तिल अबीब के दरमियान परवाजें अगले नोटिस तक मुअत्तल रहेंगी। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नजर फ्रांस ने भी इसराइल के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। फ्रांसीसी हुकाम का कहना था कि वो इसराइल में जारी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और अगले नोटिस तक तिल अबीब के लिए परवाजें मुअत्तल रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हालिया हमलों में 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल का सबसे बड़ा नुकसान है और 3 रोज से जारी जंग के दौरान फरीकैन की जानिब से एक दूसरे के ठिकानों पर शदीद बमबारी और 20 से ज्यादा मकामात पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन ये लड़ाई रुकवाने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हो गया।
بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے سلامتی کونسل میں اتفاقی رائے نہ ہونے کا ذمہ دار روس کو ٹھہرایا ہے۔ ناظرین، یہ جو اجلاس تھا اس میں امریکہ کی جانب سے رکن ممالک پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کریں۔ دوسری جانب فلسطین اتھارٹی نے اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے عرب وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں نے مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ اسی مطالبے کو لے کر عرب دنیا سمیت مختلف ممالک میں اسرائیل مخالف مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو جنگ ہے ظاہر ہے کہ اس کے باعث عالمی مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ تبدیلی ہمیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 5% تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ اسرائیل کو لگا ہے، جس کی کرنسی کی قدر میں واضح کمی ہوئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ گرنے سے اسرائیلیوں کے اربوں روپے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں۔ یہ سارے معاملے پر آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر یہ جو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ کس جانب جا رہی ہے، کیوں اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے یہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن اس رپورٹ کے بعد۔ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ رکوانے کے لیے کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہو سکی اور اس حوالے سے بلوایا گیا سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے سلامتی کونسل میں اتفاقی رائے نہ ہونے کا ذمہ دار روس کو قرار دیا ہے۔ اجلاس میں امریکہ کی جانب سے رکن ممالک پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کریں، تاہم بہت سے ممالک نے اس بات پر اتفاق نہ کیا، جس کے باعث اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ نہ باضابطہ قرارداد پیش ہو سکی اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ یا بیان جاری ہوا۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے عرب وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب لیگ کے معاون سیکرٹری جنرل حسام ذکی نے کہا ہے کہ جنرل سیکریٹریٹ کو فلسطین کی جانب سے ممکنہ قریبی وقت میں عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے کے حوالے سے درخواست موصول ہوئی ہے۔ عرب لیگ جنرل سیکریٹریٹ مراکش سمیت متعدد ممالک کے ساتھ جلد اجلاس بلانے کے سلسلے میں مشاورت کر رہا ہے۔ مراکش ان دونوں عرب لیگ سیشن کا سربراہ ہے۔ کوشش ہے اجلاس میں زیادہ سے زیادہ عرب وزراء شریک ہوں۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی صورتحال کی انسانی قیمت پر تشویش ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ، جامع اور دیرپا حل کا اعادہ کرتا ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی نے فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کے خاتمے، شہریوں کے تحفظ اور مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے کام کرنے کے لیے مداخلت کریں۔ پاکستان، سعودی عرب، عراق اور اردن سمیت کئی ملکوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جنگ بندی اور مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیجی ریاستوں سمیت کئی ملکوں میں اسرائیل مخالف مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جن میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ شرکاء کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران فلسطینیوں کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے اور تل ابیب کو خطے کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس جنگ کے اثرات دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی تیل مہنگا ہونے کی صورت میں پہنچ رہے ہیں، جبکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے، جس کی کرنسی کی قدر میں واضح کمی دیکھی گئی اور اسٹاک مارکیٹ بھی بری طرح کریش کر گئی، جس سے کاروباری افراد کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے ہیں اور پہلی بار اسرائیل کی جانب سے $30 بلین غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، رپورٹس آپ نے دیکھی، اس سارے معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ میرے جوائن کر رہے ہیں جی آر بلوچ صاحب، سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور سب ویڈیو لنک پر انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بلوچ صاحب، بہت شکریہ، پہلے تو وقت نکال رہے ہیں، اور بلوچ صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کر رہے ہیں
जो ज़ाहिर है कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, और अब जब ये चीज़ हो रही है तो इसमें नुकसान हो रहा है, दोनों जानिब का नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इसमें जानी नुकसान हो रहा है, बहुत सारी जानें जा रही हैं दोनों जानिब से। कितना बड़ा नुकसान है हमास की तरफ से पहले तो इज़राइल के लिए ये सब किए जाना, और फिर कितना बड़ा नुकसान है ये इंसानियत के लिए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास होता है, इसको रुकवाने की कोशिश की जाती है, जंगबंदी की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हो नहीं पाती है बलोच साहब? जी, बिल्कुल यकीनी बात है कि बहुत ही दुखी दिल से हम देख भी रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस हर ज़ुल्म के पीछे कोई कहानी होती है। लिहाज़ा जो कुछ हमास ने किया, अ, मेरा ख़्याल है वो जो मक़ौला हम कहते हैं, तंग आयत बेजंग आयत, तो ये 70 साल की कहानी है ज़ुल्म की, बर्बरियत की, ऑक्यूपेशन की, इज़राइल की। और वो ये कि इज़राइल went unpunished, totally impunity, और कतई कोई जस्टिफिकेशन नहीं उन तमाम चीज़ों की। और न सिर्फ ये, फ़लस्तीन के लोगों की कहीं सुनवाई नहीं, ना यूएन में, ना और फोरम में, बल्कि जैसा भी इक़दाम इज़राइल करता था, फ़कत हमने देखा कि मीडिया वेस्ट में या वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स जो उसको सपोर्ट करती हैं, वो जस्टिफाई करती थी। कहाँ आप के अब सिर्फ गजा को ले लीजिए, कैसे ये रह सकते थे गुज़श्ता 10 सालों से ये लोग। आपको शायद मैं बताता चलूँ अपने सामाईन को और नाज़रीन को कि गजा की पट्टी जो है, जिसे हम पट्टी का कहा जाता है, वो 25 माइल लंबी और 5 माइल चौड़ी है, और इसके अंदर 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज़्यादा और मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर वो रहते हैं। छोटी-छोटी गलियाँ हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई कारोबार है। यही गजा वाले बड़ी मुश्किलों से वो जो उन्होंने, और पूरे पूरे इलाके के ऊपर बार्ब वायर लगी हुई है। 2 या 1 जो एंट्रेंस है, जहाँ से एक वो इजिप्ट में दाखिल हो सकते और एक से वो इज़राइल में दाखिल हो सकते। तो मुझे ये लगता है कि हमास में जो रहने वाले फ़लस्तीनी हैं, उन्होंने सोच लिया कि या तो हम इस गुलामी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए अपना मुक़द्दर समझकर और अपने बच्चों का मुक़द्दर समझकर एक्सेप्ट कर लें इज़राइल की हाकिमियत, या फिर हम अपनी जिसे कहा जाता है आज़ादी या मौत। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने वो फैसला कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे फैसले की एक कीमत पे आते हैं, दोनों तरफ से आते हैं। फिर उसका हमने देखा कि जवाब कैसा इज़राइल ने दिया। लेकिन उससे बढ़कर जो अभी खतरा अफ़वा मुझे ये है कि अब इज़राइल मज़ीद और क्या करने चला है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ इज़राइल की तारीख़ बर्बरियत की तारीख़ है। इज़राइल की तारीख़ एक खून खराबे की तारीख़ है। साबरा शतीला किसी को नहीं भूला। ये लेबनान में 2 कैंप्स थे इनके पैलेस्टीन के, जिनको जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, औरतें सबको मारा गया था। अब वहाँ देख भी नहीं सकते थे। इवन जर्नलिस्ट रिफ्यूज टू गो, इतना जुल्म हुआ था, जिसमें एक क्रिश्चियन माफिया थी, क्रिश्चियन एक मलेशिया थी और इजरायली फोर्सेस थे। तो लिहाजा ये एक रद्द अमल है, ये बजाते खुद कोई अमल नहीं है। तो असल में उस कॉस्ट को एड्रेस ज़ाहिर करना है कि होगा। ये एक जो जुल्म और बर्बरियत का रवैया जो रवा रखा गया था फ़लस्तीन के साथ, उसका रिएक्शन कहीं न कहीं तो आना था, और किसी न किसी तरह से तो आना था। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो आज हमें इस इजलास के अंदर भी दिखाई दी, अमेरिका की जानिब से भी और दूसरे भी जो हमायती हैं इज़राइल के। अच्छा, जहाँ इज़राइल की हिमायत की बात हो रही है, वहीं कुछ हम दो एक ऐसी क़ुव्वतों की बात भी कर लेते हैं जो एक दफ़ा फिर से हमें यूक्रेन जंग के बाद आमने सामने दिखाई देती हैं, और वो है अमेरिका और रशिया। रशिया के ऊपर इस सारी जंग को लेकर इल्ज़ाम डालने की भी कोशिश की जा रही है, और आज जो एक करारदाद मंजूर होने जा रही थी कि जी इज़राइल की हिमायत की जानी चाहिए है, और जो फ़लस्तीन ने किया है उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए, इसको बिल्कुल यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया रूस की जानिब से। तो फिर सारे के सारे इल्ज़ामात जो हैं वो हमने देखा कि रशिया ही के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस सारे मामले में किस तरह से आप देख रहे हैं, रशिया के लिए कितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि पहले यूक्रेन जंग और अब ये मामला, दोनों में उसी को ब्लेम किया जा रहा है। देखिए, रशिया और अमेरिका की जो जंग प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी चल रही है यूक्रेन के अंदर। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। अब इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है। मोस्टली एनालिस्ट इसी पे एग्री करते हैं
کہ ٹھیک ہے यूक्रेन के ऊपर हमला किया रशिया ने, लेकिन उसके बाद जो जंग छिड़ी है और जो ख़त्म नहीं हो रही वो एक लिहाज से प्रॉक्सी वॉर ही है, क्योंकि यूक्रेन एट इट्स ओन could not fight that long and could not fight Russia. तो रशिया और अमेरिका की जो पोलराइजेशन है और जिसमें मैं किसी हद तक देख रहा हूँ कि दुनिया में जो डिवीज़न हो गया है, जिसमें चाइना, रशिया और कुछ और ममालिक हैं जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वो एक तरफ है और यूएस और वेस्टर्न पावर्स एक तरफ है। और मेरे ख्याल जंग अजीम दोनों के बाद हमने दुनिया में जो दो धड़े देखे थे, दो ब्लॉक्स देखे थे, अब ये लग रहा है कि फिर उसी तरह से दो धड़े, दो मुख्तलिफ ब्लॉक उभरे हैं, जिसमें तमाम जो मसाइल हैं उन पे दो किस्म का मक्ता नज़र नज़र आ रहा है, जिस चाहे यूक्रेन हो या अब ये फ़लस्तीन का मसला हो। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इससे पहले जब रशिया और अमेरिका की आपस में कोल्ड वार के बाद कोऑपरेशन हो गया था, चाइना अभी तक इतना नहीं उभरा था एज ए आलमी क़ुव्वत के तौर पे, तो इजराइल को कार्टे ब्लांचे था, उसके पास बिल्कुल यूएन के अंदर जो भी चाहता था वो उस किस्म की रेजोल्यूशन होती थी। लेकिन अब जो हमें फ़र्क नज़र आया है कि दुनिया के अंदर अब वो इजराइल को वो नहीं मिल सकती सपोर्ट जो अनकंडीशनल सपोर्ट मिलती थी। अमेरिका यस करता रहेगा, लेकिन क्या वो तमाम बाकी मेंबर्स को कर पाएगा? नो, हो सकता है यूरोपियन यूनियन के भी कुछ ऐसे ममालिक हों जो कि बात करें हद की, जो बात करें कवानीन की, क्योंकि दुनिया आलम बात आप कर रहे हैं तो बलोच साहब ज़रा कुछ मुस्लिम ममालिक की मेरे ख्याल में बात कर ली जाए, बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि उनका क्या इसमें किरदार रहता है या उनका क्या रिएक्शन इस पे रहता है। कहा यह गया है फ़लस्तीन अथॉरिटी की जानिब से कि जो OIC की वजारत ख़ारिजा है उसका इजलास बुलाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि अगर ये इजलास बुलाया जाता है, ये इजलास होता है, तो फिर फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कुछ कोई ढारस, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे थोड़ी बेहतरी आ सके सिचुएशन में, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए? जी, यकीनी बात है कि OIC ऐसा एक फोरम है इफेक्टिव, जिस पे फ़ौरन से पहले एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए, और उसमें मैं शायद आपकी वसादत से प्रपोज भी करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान को कि वो भी अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलके, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई और बाकी मुसलमान ममालिक हैं और ख़ास तौर पे टर्की के साथ मिलके वो एक अर्जेंटली एक मीटिंग वो कन्वीन कराएं, इसलिए कि जिस तरह पहले अपने आपने इंट्रो में बताया कि इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी हमारे लिए होंगी। ऑयल आगे बहुत महंगा हो गया है, करेंसी सिचुएशंस पूरी दुनिया के अंदर फिर बदतर हो गई, ऑलरेडी यूक्रेन की वजह से कितना सारा बहरान आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ दुनिया मेरे नज़र में एक और यूक्रेन के साथ एक और बहुत बड़ा बहरान अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर ये है कि इस बहरान में ये भी खतरा है कि ये जंग बिल्कुल हमारे दरवाजे में पहुंच सकती है, क्योंकि जो जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ईरान को ब्लेम किए जा रहे हैं कि ईरान की सपोर्ट की वजह से जो है वो हमास से कुछ कर रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता मेरा जो खदशा है कि खुदा न खास्ता जस्ट टू शो टू देयर पीपल, इजराइल या अमेरिका मिलके या इजराइल अकेला कहीं ईरान पे बहुत सारा कोई मिसाइल ना डाले या कोई ऐसी बम्बार्डमेंट ना करे जिससे ये एक ताश होगा, एक जंग का जो है वो आग जो है वो भड़क के यहाँ तक आ सकती है। तो जाहिर है ईरान तो रिटेलिएट तो करेगा, ये भड़कते भड़कते सभी को अपनी लपेट में ले सकती है अगर इसको रोका नहीं गया। बहुत शुक्रिया जीआर बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो एक अहम इस वक्त बहस है कि इस जंग को किस तरह से रुकना चाहिए है, उस पर आप अपना तबसरा, अपना तजिया शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जीआर बलोच साहब आपका मौजूद रहने के लिए। साथ में नाज़रीन ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हम जब आपसे मिलेंगे तो अफ़गानिस्तान के सूबा हेरात का रुख कर रहे होंगे। वहाँ आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है ज़लज़ले की वजह से। सिचुएशन क्या है, क्या कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं, नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो किस सतह पर हैं, किस लेवल पर हैं, नुकसान के बारे में क्या अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अफगानिस्तान के सूबा हेरात का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां आने वाले जल्जले में जाँ बहक अफराद की तादाद बताई जा रही है कि 2500 के करीब पहुंच चुकी है और इस हौलनाक जल्जले में 1500 से ज़ायद मकानात और इमारतें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। मुतासिर इलाके में एक गाँव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और कहा जा रहा है कि उसकी 80% आबादी अपनी ज़िंदगी खो चुकी है। इमदादी टीमों की जानिब से मलबा हटाने और मुमकिन तौर पर मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम जारी है, मगर कच्चे और नाहमवार रास्तों की वजह से इमदादी कारकुनों को मुतासरीन तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम अफगान हुकाम का कहना यह है कि वो ज़लज़ला ज़दगान तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और NDMA को हिदायत की है कि वो ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल और मेडिकल टीम्स के हमरा फील्ड अस्पताल फौरी रवाना करें। चीन ने भी इमदादी कामों और बहाली के लिए $2 लाख इमदाद का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुख्तलिफ ममालिक से अफगान शहरियों के लिए भरपूर इमदाद की अपील की है। इस वक्त अफगानिस्तान में इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह से चल रही हैं, इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। हुमायूं खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त हेरात के अंदर है, उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में हफ्ते के रोज आने वाले जल्जले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 2400 से तजावुज कर गई है। अफगान तालिबान हुकूमत के मुताबिक जख्मियों की तादाद 9000 से ज्यादा है। आफात और हादसात से निपटने वाली वजारत के तर्जमान मुल्ला जनान साइक के मुताबिक जल्जले में 1500 मकानात और इमारतें तबाह हो गई हैं। मुताद्दिद को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा है। अफगान हुकाम के मुताबिक मुल्क के मगरबी सूबे हेरात में हफ्ते के रोज 6.3 शिद्दत का जल्जला आया था। जल्जले का मरकज हेरात शहर से 35 किलोमीटर शुमाल मगरब में 25 किलोमीटर की गहराई में था। इसके बाद 4.6 और 6.3 शिद्दत के 7 आफ्टर शॉक्स आए। अफगान मीडिया के मुताबिक जल्जले से सबसे ज्यादा जानी नुकसान जिला जिंदाजान के नवाही इलाकों में हुआ। कुछ मुतासिरीन ने अपने खानदान के तमाम अफराद को खो दिया। जल्जला से मुतासरा एक गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इस गांव की 80% आबादी जल्जले में जान की बाजी हार गई है। इमदादी इदारों ने मलबा हटाने और मुमकिन तौर पर मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम शुरू कर रखा है, लेकिन इमदादी कारकुनों के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि कीचड़ की वजह से इलाके की सड़कें बंद हैं। अफगान हुकूमत के मुताबिक मुश्किल में घिरे लोगों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रास्तों को खोला जा रहा है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि वो अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में आने वाले जल्जले के मुतासिरीन तक पहुंच चुके हैं और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने न्यूयॉर्क में बताया कि गुतेरेस ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो जल्जले से मुतासरा अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें। इस वक्त जल्जला मुतासिरीन की अक्सरियत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है और सर्दी बढ़ने की वजह से गुजारा करना मुहाल होता जा रहा है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगानिस्तान के शहर हेरात में तबाहकुन जल्जले पर मुतासरा खानदानों से दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं। NDMA को मुतासिरीन हेरात के लिए इमदाद भेजने की हिदायत की है। मुतासिरीन के लिए खैमे, कंबल और फील्ड अस्पताल मेडिकल टीम के हमरा भेजे जाएंगे। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मेडिकल टीम और इमदादी सामान भेजने की दरखास्त की थी। चीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में बहाली और रेस्क्यू कोशिशों में मदद के लिए अफगान रेड क्रिसेंट को हंगामी इंसानी इमदाद के तौर पर $2 लाख नकद इमदाद फाहम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अक्सर जल्जले आते रहते हैं, खुसूसी तौर पर हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले के आसपास के इलाका मकीन इस आफत से मुतासर होते हैं। रवां बरस मार्च में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 6.5 शिद्दत के जल्जले में 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। इससे कबल गुज़िश्ता बरस जून में अफगान सूबे पक्तिगा में 5.9 की शिद्दत के जल्जले के नतीजे में 1000 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि हजारों अफराद बेघर हुए थे। रिपोर्ट आपने देखी। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से। हुमायूं साहब शुक्रिया। हुमायूं साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, अफ़गानिस्तान से जब से ये अमेरिका का इनखला हुआ है, इनफैक्ट जब से ये जंग
افغانستان کے اندر شروع ہوئی اور 20 سالوں میں ہم نے افغانستان سے کبھی کوئی حوصلہ افزا خبریں ضرور سنی ہوں گی لیکن کوئی اچھی خبر نہیں سنی تھی. ابھی ایک بار پھر سے جب وہاں سچویشن آلریڈی اتنی زیادہ خراب ہے, دنیا اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, خواتین کے حقوق پامال ہو رہے تھے, انسانی حقوق کو لے کر وہاں پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک آفت آ جاتی ہے, اور وہ آفت آتی ایسے وقت میں ہے جب ادھر یہ فلسطین کا اور اسرائیل کا بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ چھڑا ہوا ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس اتنی بڑی آفت کو اور ایک ایسے وقت کو جب اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے عالمی برادری کی جانب سے؟ ہمایوں صاحب. جی اسما، اٹس اے ویری انفارچونیٹ ایونٹ، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور افغانستان کے لیے تو سب سے زیادہ انفارچونیٹ ان اے سینس کہ پچھلے 3 سال سے جب سے یہ لائم لائٹ میں آئے اور یہاں پہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے، یہاں پہ در پہ جو ہے مختلف اس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں، جس میں زلزلے آئے ہیں، جس میں بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں سیلاب آئے ہیں، اور جس میں جو ہے نا ایک ڈراؤٹ کی سچویشن ہے وہ بھی آئی ہے. تو وہ جو 40 ملین کے قریب افغانستان کی عوام ہے جو پچھلے 40 سالوں سے سفر کر رہی ہے، اس کے لیے تو ایک انتہائی کربناک سچویشن ہے. ہم تو چونکہ اب اخبار کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے آج کا جو ایونٹ ہے وہ آج کا ایونٹ ہے. بٹ ادروائز آپ اگر اس علاقے کی ہسٹری کو لیں تو یہ پچھلے 40-50 سالوں سے سفر کر رہے ہیں. 40 ملین کی جو آبادی ہے وہ زلزلوں میں، جس میں ہرات میں آیا، بدخشاں میں آیا، اس سے پہلے پھر بدخشاں میں آیا، اس سے پہلے کنر میں آیا، اس سے پہلے خوست میں آیا، اس کے پہلے جو ہے نا وہ ایک اٹس اے لانگ ہسٹری. اتنے بڑے ایونٹ ہیں اور انفارچونیٹلی وہاں کا سسٹم اکوپڈ نہیں ہے. آپ نے اگر اس سے پہلے دنیا میں اس قسم کے دیکھے ہوں چیزیں، زلزلے دیکھے ہوں، جاپان میں دیکھے ہوں، فلپینز میں دیکھے ہوں، ترکیہ میں دیکھے ہوں، یہ مختلف جگہوں پہ، وہاں بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ بڑی اکوپڈ ہوتی ہے، جس کے پاس ایسے ڈیلی بیسس کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ایکسکویشن یا ایسی بہت ساری چیزیں. یہ ایک ایسی حکومت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو پچھلے 40 سال سے صرف جنگ کی حالت میں ہے. تو یہاں پہ کوئی نہ تو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے، نہ تو یہاں پہ جو ہے زلزلہ سے ڈیل کرنے کے کوئی اکوپمنٹ ہے. یہ بیسیکلی یاروں مددگار ہیں، اور اس میں طالبان جس کو بلیم کرنا بھی چاہیے، لیکن اس وقت چونکہ وہ دنیا کی ایک ایسی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو صرف سفر کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت یا موقع نہیں ہے کہ ہم ان کو بلیم کریں. ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پچھلے 3 سالوں میں افغانستان کا سب سے بڑا وکیل بن کے ابھرا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے ان کے ساتھ بارڈر کے ایشوز ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ان کے دہشت گردی سے لڑنے کے معاملات ہیں. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے افغانستان بہن بھائی جو پچھلے 40 سالوں سے سفر کر رہے ہیں، ان کی داد رسی ہو، ان کے لیے کوئی ایسا موقع فراہم کیا جائے. انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے یو این کے پلیٹ فارم سے، ایس سی او کے پلیٹ فارم سے، ای سی او کے پلیٹ فارم سے، ریجنل جو ہمارے مختلف ہیں ان کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا کیا جائے. اور پاکستان نے اس کے اوپر سب سے پہلے بائی دا وے پرائم منسٹر کاکڑ جو ہیں انہوں نے اظہار کیا. اس کے علاوہ این ڈی ایم اے کے جو ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے جو ہمارے افغانستان کے اندر جو ٹیمز چارج بھی دی وہاں پر افیئر ہیں. پہنچ رہی ہوں گی، فیلڈ اسپتال بھی ظاہر ہے وہاں پر کام کر رہے ہوں گے. چائنا نے بھی ایک بڑی مدد کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس انہوں نے جو عالمی برادری سے کہا ہے کہ جی آپ اس جانب توجہ کریں اور ان کی مدد کریں. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب بہت سارے ممالک میں، خاص طور پر ہمارے آس پڑوس کے ممالک ہیں اور خود ہم ہیں، جب ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے تو انتونیو گوتریس نے تو اس وقت بھی امداد کی اپیل کی تھی. لیکن لگتا یہ کہ عالمی برادری کی توجہ جو ہے وہ کچھ اور معاملات پر ہے، جہاں پر انسانی جانیں اس طرح سے ضائع ہو رہی ہوں کچھ قدرتی آفات کی وجہ سے، تو ان پر کان دھرا نہیں جاتا ہے کوئی زیادہ. تو آپ کو امید ہے، لگتا ہے کہ انتونیو گوتریس کے کہنے کے بعد کچھ ہو رہا ہوگا. اور کچھ میں چاہوں گی ہمایوں صاحب، میرے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، آپ کے بہت سارے لنکس بھی ہیں وہاں افغانستان کے اندر بھی، آپ کے بہت سارے صحافی دوست وہاں پر موجود ہیں. کچھ خبریں آپ کے پاس اگر پہنچ رہی ہوں، رابطہ تو منقطع ہے ظاہر ہے اس علاقے کا، لیکن کچھ اطلاعات جو آپ تک آ رہی ہوں، سچویشن ہے کیا اس وقت وہاں پہ ہرات کے اندر، اگر بتا سکیں آپ؟ اسما، سچویشن بڑی ہی مخدوش ہے وہاں پہ. حالات بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے یہ زلزلہ آیا آج سے 2-3 دن پہلے، اس کے بعد آفٹر شاک، اور اس کے بعد کمپلیٹ سسٹم جو ہے. اچھا، آپ
6.3 रेक्टर स्केल पे ये था, लेकिन 6.3 रेक्टर स्केल को आप इक्वेट करें एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बिल्डिंग कोड रहा ही नहीं, जहाँ पे 40 साल से जंग रही हो, और वहां पे जो भी बिल्डिंग बनी हो उनकी हालत क्या होगी। ए बी ये है कि वहां पे कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मैं इसमें वेस्ट को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि जो उनकी पहली प्रायोरिटी थी वो हेल्थ सिस्टम था, वो स्कूल थे, वो बहुत सारी चीजें थी, गवर्नेंस के मॉडल थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज की जो सिचुएशन या जो हमारी रिपोर्ट्स हैं या जो हमारे दोस्त वहां पे हैं, जब उनसे हमने पूछा तो वो एक ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं जो आपने शायद 2007-8 के ज़लज़ले में पाकिस्तान में पहले दिनों में सुनी होती, लेकिन यहाँ पे हालात इससे बहुत ही ज्यादा बदतर इन सेंस है कि हमारे यहाँ तो शायद सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ इक्विपमेंट था, हमारे यहाँ रिएक्शन का एक टाइम था, हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको डील कर सकती थी। और अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक के तो इलाकों सड़कें में नहीं। सिचुएशन ऐसी थी, पाकिस्तान के अपने बाकी इलाकों में, कि वो लोग अपने इन मुसीबत में घिरे लोगों की मदद कर सकते थे उस वक्त। जी बिल्कुल, ये तो एक एसोसिएटेड है ना। मैं तो सिर्फ गवर्नेंस के मॉडल की बात कर रहा हूँ कि उनका गवर्नेंस मॉडल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी। हमारे यहाँ तो शायद सड़कों का निज़ाम बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक इक्विपमेंट था, हमारे यहाँ एक सेंस ऑफ सपोर्ट था, जिसमें हम इंटरनेट था, जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आ सकता था, जिसमें लोग मिल के कोशिश कर सकते थे, और पूरी दुनिया ने कोशिश की। अब इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती। वहां पे 3 या 4 या 5 चंद एम्बेसीज हैं जो सिर्फ मौजूद है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन के मौके हैं, एयरपोर्ट्स दो हैं, 2-3, लेकिन एयरलाइंस वहां पे नहीं आती। इस सेंस में आप अंदाजा करें कि वहां क्या एक पूरा सूबा जो है वो सफर कर रहा है उसको सपोर्ट करने की। तो मैं इस वक्त दुनिया की रिक्वेस्ट करता हूं कि अफगानिस्तान की जो इंटरिम सेटअप गवर्नमेंट है उनकी बहुत सारी खामियां हैं, और मैं उसका एक बहुत बड़ा जो है क्रिटिक भी हूं, लेकिन वहां की आवाम जो है आपसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके लोगों की मदद की जाए, उनके बच्चों की, उनकी औरतों की, उनके बूढ़ों की, और उनके उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कि था ही नहीं, वो अगर तबाह हो गया तो उसको कैसे किया जाए। तो ये मौका नहीं है कि हम वहाँ के जो सिस्टम है, जिसकी मैं बहुत हद तक मुखालफत इन सेंस करता हूँ कि उन्होंने दोहा माहे की शायद पासदारी नहीं की, बहुत सारी चीजें थी जिसको वो कर सकते थे वो नहीं किया। लेकिन अफगानिस्तान की 40 मिलियन के करीब जो आवाम है वो सफर कर रही है, उसकी हमें अब इस वक्त हेल्प करनी है, और इस वक्त दुनिया जो इंसानी है। हमदर्दी की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये कर ली जानी चाहिए हैं। तो क्या इंसानी हमदर्दी ही की बुनियाद पर वो जो एक मुंजमद एक अमाउंट है अमेरिका के पास अफ़गानिस्तान की, वो रिलीज़ की जाएगी? आपको लगता है कि चले हालात की सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि 2000 का जो फिगर है वो कोई छोटा तो नहीं है। 2000 के करीब लोग जिनकी कहा जा रहा है कि तस्दीक हो चुकी है कि उनकी डेथ हो गई है। बहुत सारे लोग तो हज़ारों की तादाद में तो लापता हैं। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पहुँचना ही हमें मुमकिन नहीं है, जहाँ से मलबा ही पता नहीं कब उठाया जाएगा, कब वहाँ पे डेड बॉडीज़ जो हैं वो सामने आएंगी, और कब असल वाक़यात जो हैं वो सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। तो अमेरिका इस पर कुछ सोचेगा, या अमेरिका की सारी तवज्जो बाकी जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरह अभी यूक्रेन के ऊपर है, रशिया के ऊपर है, और फिर इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर है? कोई इस तरफ तवज्जो दिलाएगा? कोई इस पर भी बैठक होगी? इसराइल के लिए तो फ़ौरन से हमने देखा बैठक हो भी गई। ये आसमा मेरा ख्याल है कि ये आपने जो है ना सूरज को आईना दिखाने वाली बात की है। ये एक इतना बड़ा क्राइसिस है, ये 40 मिलियन की आबादी है वहां पे, और जो एक इनका एक बहुत बड़ा इदारा है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस आईपीसी, जो कि 2004 या 5 में बना था, जो यूएन एजेंसी उन सबको जो है वो डील करता है और उनके लिए डिसीजन मेकिंग करता है, और फूड सिक्योरिटी और जो है ना न्यूट्रिशन के मामले में उनकी जो इस महीने की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि तकरीबन 18 मिलियन के करीब 40% जो आबादी है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी के अंदर है। अब आपका ये जो सवाल था, ये हमारे जो मखदूश हलके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग कॉल है कि 40 मिलियन की आबादी के अंदर अगर 20 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन का खाना मुयसर नहीं, और फिर वहां जल्जले, सैलाब और इस किस्म की तबाहकारियां हो रही हो, मेरा ख्याल है दुनिया को जो है ना कुछ सबक हासिल करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिर उसके एलाइज जो हैं उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बावजूद उसके कि तालिबान हम उनको रिकग्नाइज नहीं करते, उनमें बहुत बड़ी खामियां होंगी और उनके अंदर हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि होंगी, हैं, जी जी।
لیکن اس وقت وہاں کی عوام جو ہے وہ آپ سے، اور آپ کا یہ سوال بڑا اہم تھا کہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں تقریباً 7 8 یا 9 بلین ڈالر کے، اور اس کے اوپر بڑے کیسز ہیں، اگر ان کی 1/3 بھی اس وقت ریلیز کر دیا جائے تو موجودہ حکومت کو اگر آپ نہ دینا چاہیں، لیکن ایسے میکنزم بنائے جو وہاں پہ جو زلزلے، سیلاب یا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے ہیلپ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں کر دینی چاہیے یا کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سوالیہ نشان ہے دنیا کے اس گورننس ماڈل کے اوپر جس نے 20 سے 30 سال یہاں پہ جنگ لڑی۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو یہاں پہ سفر کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں کی طرف سے جو موجودہ گورنمنٹ یا سیٹ اپ ہے، انہوں نے ٹیررزم کے اوپر بھی بہت سارے معاملات نہیں کیے، انہوں نے جو ہے انفلٹریشن جو اس سائڈ پہ ہو رہی ہے دنیا میں، لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے فار انادر ڈے۔ لیکن اس کا جو اس کی سزا جو ہے وہ وہاں کے عوام کو نہیں دی جا سکتی ہے نا۔ اب وہ جس بھی معاہدے سے پھرے ہیں یا جن بھی حقوق کی انہوں نے پاسداری نہیں کی ہے، تو ان کی وجہ سے جو پسا ہے وہ وہاں کے عوام ہی تو ہیں، چاہے جنگ مسلط رہی، چاہے 40 سال سے ان کے اپنے معاملات چلتے رہے، عوام ہی پستے رہے، اور قدرتی آفات کی وجہ سے بھی وہی عوام پس رہے ہیں۔ تو نہیں، عوام کا سوچا جانا چاہیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صحیح، لیکن اب یہ جو رقوم ہے، جو بھی منجمد اثاثے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہی صحیح 1/3 بھی جس طرح سے آپ نے کہا ریلیز کر دیا جائے تو کافی بڑی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سوچنا ہوگا، ایک بیٹھک بڑی جو ہے وہ رکھنا ہوگی۔ لیٹس سی کہ یہ بیٹھک اور یہ سیٹنگ جو ہے کب ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اتنی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وہاں سچویشن کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا آپ نے کہ اس سچویشن کو سنبھالا کیسے جا سکتا ہے۔ تھینک یو ہمایوں صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہمایوں خان صاحب کا تجزیہ آپ سن رہے تھے جی، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو کچھ مزید ٹاپکس پہ آپ سے بات کریں گے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کا پیغام، پیغام پاکستان، اقبال کے خواب کی تعبیر، پیغام پاکستان، پیغام پاکستان، قائد اعظم کے نظریات اور افکار کا تسلسل، پیغام پاکستان، پاکستانی قوم کی اجتماعی دانش کی متفقہ آواز، پیغام پاکستان ہے پاکستانی قوم کے سنہری اور تابناک مستقبل کی بنیاد، پیغام پاکستان ہے وطن عزیز کے ممتاز رہنما، اسکالرز اور اہل دانش کے متفقہ رہنما دستاویز۔ آپ دیکھیں گے پی ٹی وی ہوم پر پیغام پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارتی لین دین میں ڈالر کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے چین اور برازیل نے پہلی بار تجارت قومی کرنسیز میں شروع کر دی ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین ایک معاہدہ بھی طے پایا ہے، اور اس معاہدے کے مطابق آئندہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی لین دین کر رہا ہوگا اس میں امریکی ڈالر کا استعمال نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ دونوں ممالک بین الاقوامی تنظیم برکس کے رکن ہیں۔ چین کی یہ کوشش ہے کہ جن ملکوں سے ان کی درآمدات یا برآمدات ہو رہی ہیں وہاں ادائیگی کے لیے چینی کرنسی یوان کا استعمال کیا جائے۔ اس سے قبل ارجنٹینا اور بیلارویہ نے بھی یوان میں لین دین کیا تھا۔ ناظرین، معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں تجارت کا جو انحصار ہے وہ زیادہ تر امریکی ڈالرز پر کیا جاتا ہے، اور یہی سبب مقامی کرنسیوں کو اس کے نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر مستقبل میں تجارت مقامی کرنسیز میں شروع کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ براہ راست ان ممالک کو ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا برکس فورم کے مزید رکن ممالک بھی اس پالیسی کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر امریکی ڈالر کو چھوڑ کر چینی کرنسی کے ذریعے لین دین کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ براہ راست بیجنگ کو ہو رہا ہوگا۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ چین اور برازیل کے درمیان تجارت میں ڈالر کو استعمال کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے مابین ایک معاہدہ ہو گیا ہے
जिस के तहत दोनों ममालिक आपस में लेन देन के लिए अमेरिकी करेंसी डॉलर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि ये अदायगी मकामी करेंसियों में की जाएगी। चीन और ब्राजील ने डॉलर के बजाय पहली बार अपनी कौमी करेंसियों में तिजारत का आगाज भी कर दिया है। गैर मुल्की खबर सैदाने की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा लेन देन एल्डोर अडो ब्राजील नामी कंपनी से माल खरीदने के लिए किया गया, जिसका मरकजी दफ्तर चीन के शहर शंघाई में मौजूद है। ब्राजीली प्रेस में इस मौजू पर शाये होने वाली खबरों में ये दावा किया गया था कि ब्राजील की दीगर माल तैयार करने वाली बरामदी कंपनियां भी चीन के साथ मकामी करेंसी के बदले तिजारत करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने खरीदारी की 43 खेप युआन को ब्राजीली रियाल में तब्दील करके चिंग डाउन बंदरगाह मंगवाई है और इस तरह चीन और ब्राजील के दरमियान तिजारती मामलात अब इन मुल्कों की कौमी करेंसियों में अंजाम पाना शुरू हो गए हैं। दोनों मुल्कों ने 30 मार्च को बाहमी तिजारत में अमरीकी डॉलर के बजाय कौमी करेंसियों को इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया था। इससे कबल अर्जेंटाइन और बोलीविया ने भी तिजारत के लिए चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। माहिरीन का ख्याल है कि जनूबी अमरीका और कैरिबियन में तिजारत में डॉलर के बजाय युआन को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि मज़कूरा ममालिक चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं और डॉलर पर अपना इन्हिसार कम से कम करना चाहती हैं। चीन के बैंक ने भी एक बयान में तस्दीक की है कि चीन और ब्राजील के दरमियान कौमी करेंसियों में तिजारत करने का पहला मामला तय पा गया है। चीन और ब्राजील दोनों ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक हैं और इस तंजीम का एक अहम मकसद बाहमी तिजारत से डॉलर के इस्तेमाल का खात्मा करना है। बैनुल अक़वामी मुआशी माहिरीन का कहना है कि दुनिया में तिजारत का इन्हिसार ज्यादातर अमरीकी डॉलर्स पर किया जाता है, जिसके सबब मकामी करेंसियों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मुस्तकबिल में ये तिजारत मकामी करेंसियों में की जाती है तो इसका फायदा बराह रास्त उन ममालिक को होगा। यही वजह है कि अब दुनिया के कई ममालिक इस बात की अहमियत को समझते हुए मकामी करेंसियों में तिजारत की कोशिश कर रहे हैं। चीन अब इस कोशिश में भी है कि वो मुख्तलिफ ममालिक को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करे कि बैनुल अक़वामी लेन देन अब इसकी करेंसी युआन या फिर मकामी करेंसियों में किया जाए, ताकि इसकी करेंसी को बैनुल अक़वामी तौर पर तक़वियत मिले, जो इसकी मईशत के लिए अहम इकदाम होगा। चीन ने जिस तरह ब्रिक्स के अहम रुकन मुल्क ब्राजील के साथ लेन देन के लिए डॉलर के इस्तेमाल तर्क करने का फैसला किया है, अगर ब्रिक्स के दीगर ममालिक को भी इस फार्मूला पर कायल कर लिया जाता है और युआन के इस्तेमाल को भी फरोग दिया जाता है तो गैर मुल्की मार्केट में इसके लिए बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाएगी। इस सारे मामले पर अभी तक अमरीका का खास रद्द-ए-अमल नहीं आया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। चाइना मीडिया ग्रुप के शोबे उर्दू ने लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नए लैंडमार्क से तारुफ के लिए एक मरबूत मीडिया प्रोग्राम मुनक्किद किया। चाइना ग्रुप के शोबे उर्दू के मेजबान नौरीन और पाकिस्तानी वीडियो ब्लॉगर डिकी भाई ने एक साथ इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो के अनारकली स्टेशन पर मकामी शहरियों से बातचीत की, उनके तजर्बात को जाना और उस सहूलत से मिलने वाले फवायद को सुना। पाकिस्तान के मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों मदाहों के साथ बहुत से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ब्लॉगर्स ने इवेंट के लिए मुबारकबाद के पैगाम भी भेजे और दावत दी कि शहरी ऑरेंज लाइन मेट्रो में लाहौर शहर की खूबसूरती को महसूस करें। तकरीब से कबल पाकिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए कहा कि लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ने मकामी रिहायशियों को एक आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फराहम किया है। उन्होंने इस मंसूबे को अमल में लाने के लिए चीन का शुक्रिया भी अदा किया। निगरान वजीर मंसूबा बंदी समी सईद से चीन के सफीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सी पैक के तहत जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। निगरान वजीर ने सी पैक के तहत जारी मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सी पैक के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन का कयाम तेजी से जारी है। मंसूबे पर काम करने वाले अमले की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए हुकूमत ने भरपूर इकदाम उठाए हैं। चीनी सफीर ने सी पैक के जारी मंसूबों पर हुकूमत के इकदाम को सराहा। चीनी सफीर ने निगरान वजीर को रवामा बीजिंग में होने वाली BRI फोरम 2023 में शिरकत की भी दावत दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भारत की जानिब से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौका पर हजारों सिखों ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक वॉक की। सिखों के एहतजाज का मकसद कनाडा में भारतीय एजेंटों के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को आगाह करना था। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से भारत की कार्रवाइयों को लगाम डालने का भी मुतालबा किया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेट्स को रियासी इंतखाबात में शदीद धचका लगा। कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन
और क्रिश्चियन सोशल यूनियन ने हीस और बावेरिया में होने वाले रियासती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। चीनी खबर से इदारे के मुताबिक CDU ने 20 रियासत में 34.6% वोट हासिल किए, जबकि CSU ने 37 वोट हासिल किए। सेंट्रल राइट सिस्टर पार्टीज ने दोनों जर्मन रियासतों के इंतखाबात में पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा दाएं बाजू की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी ने SPD, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ेरे इंतजाम मौजूद वफाकी हुकूमत से वोटर्स के अदम इत्मीनान की वजह से बहुत फायदा उठाया। 2018 के रियासी इंतखाबात के मुकाबले में तीनों पार्टीज को दोनों रियासतों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सऊदी अरब रवां माह हाइड्रोजन ट्रेन का पहला तजुर्बा करेगा। सऊदी खबर इदारे के मुताबिक ये ऐलान फ्रांसीसी कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत के बाद किया। सऊदी अरब और फ्रांस ने 20 जनवरी 2022 को इस हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में पहली बार सऊदी अरब में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। इस बात का सबूत होगा कि सऊदी अरब पायदार ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाने के हवालों से अहद की पाबंदी कर रहा है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में इंटरनेशनल बैलून फेस्टा का आगाज हो गया है। इस फेस्टिवल की वजह से माशी सरगर्मियों में भी इजाफा हो जाता है। दुनिया भर से तकरीबन 8,30,000 अफराद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की थी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 550 बैलून पायलट्स ने खुद को रजिस्टर्ड किया। एलिजाबेथ राइट स्मिथ रवां हफ्ते बैलून उड़ाएंगी। उनका कहना है कि ये फेस्टिवल मुल्क भर से दोस्तों से मिलने का एक मौका है। फेस्टिवल में शरीक अफराद ने मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे लिबास पहने हुए हैं।